और गर्ग साहब ने तो हाई स्कूल के विद्यार्थी के सामने एमए का प्रश्न पत्र रख दिया। अभी अगर कह रहे हैं कि मोदी जी को बीजेपी को मुक्त कर देना चाहिए, अरे इतना बड़ा सवाल गर्ग साहब, मतलब अब मैंने आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चंस हैं ये सब। लेकिन अब वो है कि गर्ग साहब ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के प्रिंसिपल हैं, तो इनको पता है कि क्या इस स्थिति में हम लोग क्या सोच सकते हैं। मोदी जी जैसे व्यक्ति से यह उम्मीद करना, हालांकि बहुत सही बात कही है गर्ग साहब ने, अगर आप राजनीतिज्ञ न होकर के राजनेता होते तो बिल्कुल मैं गर्ग साहब के साथ में खड़ा हूं, यही होनी चाहिए थी। और यह जिस तरीके से कर्नाटक के चुनाव में मोदी जी ने अपने आप को प्रस्तुत किया, अपने, हालांकि उनकी कार्यशैली में शामिल है कि जिस राज्य में जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी उनको ही अपना चेहरा बनाती है। तमाम तरह के नेता लोग भी ये कहते रहे कि मोदी जी के नाम वोट दीजिए, मोदी जी खुद भी कहते हैं आप उम्मीदवार मत देखिए, हमको देखिए। तो ये तो निश्चित रूप से मोदी जी ही चेहरा बन गए थे कर्नाटक के चुनाव में भी। लेकिन जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो भी दक्षिण भारत की राजनीति को जानते हैं, उस सबका ये कहना था कि भारत इन राज्यों में स्थानीय नेताओं की ही अपनी एक पकड़ होती है। स्थानीय नेताओं के प्रति ही वहाँ के लोग अपना एक कनेक्ट महसूस करते हैं। स्थानीय नेता ही, उस राज्य विशेष के ही नेता है, उस भाषा में बात करने वाले नेता ही होते हैं जिनसे जनता जुड़ पाती है और वो जनता को अपने दल विशेष के प्रति आकर्षित कर पाते हैं। ये आज से नहीं, समय पुराने समय से चला आ रहा है। यह जिस अब ये तो नेतृत्व की बात है जी, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के मोदी जी ने राजनीति करनी शुरू, मैंने राजनीति की धारा को मोड़ने का प्रयास किया कर्नाटक में, उन सभी मुद्दों को कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, चाहे कर्नाटक का स्थानीय नागरिक और या चाहे कर्नाटक को बाहर से देख रहे सभी लोग, या जो लोग कर्नाटक को जानते हैं। सवाल है कि अगर वहां का किसान अपने कृषि उपज की कीमत से परेशान है, अगर वह अपने कृषि लागत को कम नहीं कर पा रहा है, उसको बढ़ी हुई कीमतों पर खाद और पानी मिल रहा है या बीज मिल रहे हैं, तो वह आपके हिंदुत्व के एजेंडे पर क्यों चला जाएगा? वह आपके बजरंग बली के नारे को क्यों स्वीकार कर लेगा? अगर वहां के स्थानीय नागरिकों का बजट पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के बढ़ने से बढ़ गया है, गैस सिलेंडर की कीमतों के बढ़ने से उनके रोज का जो रहन सहन है उसकी कीमत बढ़ गई है, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में उसको अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ रहा है, यानी कि उसकी क्वालिटी लाइफ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, अगर कर्नाटक लोक सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, या जो कर्नाटक पुलिस रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, उनको आप एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है, और युवाओं का भविष्य धर्म है, रोजगार के संकट बने हुए हैं, तो क्यों आपको कोई स्वीकार कर लेगा? और किसी भी राज्य में, मतलब जिन राज्यों में लोग मोदी जी को मानते हैं उनके अलावा भी, उनके सहित मैं ये मानता हूं कि किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति हो, वह प्रधानमंत्री से सकारात्मक बातें सुनना चाहता है। सकारात्मक मतलब उनके जीवन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उनके जीवन में जो सुधार की चीजें हैं, उनसे वो सुनना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि उसके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन के लिए सरकार कर क्या रही है, सरकार का योगदान क्या है, सरकार उस जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सी योजनाओं और नीतियों पर कार्य कर रही है। वह यह नहीं सुनना चाहती है कि बजरंग दल का नाम कोई ले ले तो आप बजरंग बली का नाम लेके चलना शुरू कर दें। आप विपक्ष के नेता नहीं हैं, आप एक कुछ पार्टी के नेता नहीं हैं जो किसी आंदोलन करने के लिए खड़ी है। आप सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं, देश का नेतृत्व आपके हाथ में है और देश के लोग आपकी तरफ देखते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, न कि विषय को विषयांतर करने के हिसाब से चीजों को देखते हैं। तो ये स्थिति थी प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं थी। और बिल्कुल गर्ग साहब ने जो बात कही कि स्थानीय नेतृत्व आपने बढ़ने नहीं दिया, वो हर राज्य में स्थिति हुई है। अगर आप किसी राज्य, गुजरात में याद देखिए ना, गुजरात में 27 साल से 28 साल से आप सत्ता में हैं, किसी गुजरात के नेता का नाम याद नहीं है। झटके में कोई पूछ दे हमसे कि मुख्यमंत्री वहां कौन है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, किताब देखनी पड़ेगी या गूगल से पूछना पड़ेगा। तो आप मैंने संगठन और नेतृत्व को आपने इतना बोना बना दिया। वो स्थिति मान लीजिए कर्नाटक में आप हैं, अरे गुजरात में आपका नाम है, अमित शाह साहब का नाम है, लोग आपके नाम पर अभी आपके पार्टी से लगे हुए हैं, लेकिन ये स्थिति अन्य राज्यों में तो नहीं है। अन्य राज्य में कोई अगर उस व्यक्ति को अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान करना है, अपनी जरूरतें उसको देखनी है, अगर वो अपने गेहूं को या अपने धान को या अपनी उपज को बेहतर तरीके से विक्रय केंद्रों पर नहीं बेच पा रहा है, तो अपनी बात तो किसान कहाँ किससे कहने जाएगा? क्या अमित शाह साहब से कहने जाएगा? प्रधानमंत्री जी उसको मिलेंगे कहीं बताने के लिए कि हमारा क्रय केंद्र नहीं खोल रहा है, इसके लिए हम क्या करूं? 4 दिन से मैं अपना बैलगाड़ी या ट्रैक्टर लेके खड़ा हूं वहां पर, मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।
या मेरे इलाके में सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वो किससे बात करेगा? तो अगर आप स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय संगठन नहीं बनाएंगे तो स्वाभाविक है कि लोग आपके साथ नहीं जुड़ पाएंगे। इसके अलावा जिन मुद्दों को वहां के लोगों ने उठाया, आप नारा लगाते रहे कि साहब भ्रष्टाचार के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है, बहुत अच्छी बात है। हर आदमी आपको हाथ लेगा। कौन सा व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार चाहता है? जो घूस देता है, जो घूस लेता है, वो भी भ्रष्टाचार नहीं चाहता। लेकिन कहते तो आप ये रहे कि जीरो टॉलरेंस है, और करते रहे कि जितने बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं उनको आप संरक्षण देते रहे, या उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की। एक जिन सम्मानित मंत्री जी को आपने मंत्रिमंडल से हटाया भ्रष्टाचार के नाम पर, उनको आप फोन करके बात करते हैं, उनसे आप भारतीय जनता पार्टी के विकास में योगदान का आप उनसे उल्लेख करते हैं। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष, उसको आप जेल भिजवा देते हैं। जिस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, उसके घर तक कोई उसका पुरसा हाल कोई नहीं करता कि पूछे जाके भैया क्यों हो गया ये। तो सवाल यह है कि आप जिन मुद्दों, अच्छा ये मुद्दे जितने थे वहां किसी राजनीतिक दल ने नहीं उठाए, स्थानीय लोगों ने उठाया। अगर आप वहां के किसानों ने जो इतने सालों के संघर्षों के बाद एक अपना दुग्ध फेडरेशन, एक संघ बनाया और नंदिनी उसको नाम दिया, बड़े पैमाने पर लोगों के आर्थिक लाभ पहुंचाने की कोशिश की, उनको आर्थिक रूप से संपन्न करने की कोशिश किया, उस व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय आपने उसमें सेध लगाने का प्रयास करना शुरू कर दिया, उनको कमजोर करने की कोशिश कर दी। तो प्रश्न है ना, तो ना आपने वहां के जो लाल मिर्च के उत्पादक है या सुपारी के उत्पादक है उनको मजबूत करने के बजाय, उनको बेहतर विपणन व्यवस्था देने के बजाय आपने एक अनावश्यक तरह की चुनौतियां पैदा कर दी। सवाल है कि जब आप महंगाई से लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं, शिक्षा से और स्वास्थ्य के बढ़ती हुई कीमतों से लोग त्रस्त हैं, तो क्यों कोई आपके साथ जाएगा? और अगर आप इन समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि कर्नाटक ही नहीं, देश के किसी राज्य में आपको समर्थन नहीं मिलने वाला। इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश है कि कांग्रेस अगर संगठित और एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी तो हर राज्य में इसके सामने चुनौतियां, भारतीय जनता पार्टी के सामने जवाब देने के लिए कोई तर्क नहीं है, और यही चुनौतियां हर राज्य में होंगी। इस कर्नाटक के चुनाव से बड़े पैमाने पर संदेश गया कि कम से कम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है, सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चलने वाली है, जन सरोकारों के मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने की जो कोशिशें हैं वो नहीं चलने वाले हैं, और सरकार की विफलताओं के प्रति लोग एकदम बहुत ही ध्यान से और बहुत ही दत्तचित्त होकर के उनके ऊपर निगाह रखे हुए हैं कि ये हालात बनने वाले नहीं है। तो गोया कि जो जिन मुद्दों का आप अपने देश का गृह मंत्री कहे कि अगर आपने कर्नाटक में कांग्रेस को जिता दिया तो यहां दंगे हो जाएंगे। अरे यह कोई विपक्ष का नेता का है जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपको यह पता है कि साहब कांग्रेस के लोग दंगा कराने के लिए साजिश में लगे हुए हैं तो उनको जेल भेज दीजिए। आप ना, आप भाषण देने के लिए थोड़े हैं, आप कार्रवाई करने के लिए हैं। और अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो कोई आदमी क्यों आपकी बात को स्वीकार कर लेगा? क्यों कोई आपकी बात को मान लेगा? और जब अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो स्वाभाविक है कि जनता अपना लगाव नहीं महसूस करेगी। दूसरी चीज ये कि भी इस कर्नाटक के चुनाव में एक संदेश दिया है कि वह कोई भी दल अगर उसका कोई अगर वह भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी निकटता प्रदर्शित करती हुई दिखाई पड़ेगी, उसके प्रतिबद्ध बताता उसको छोड़ के चले जाएंगे। जेडीएस का जो हश्र किया है लोगों ने, यह किसी को उम्मीद नहीं थी। जिस तरह से वो कालिगा समुदाय के साथ साथ जो कृषि से जुड़े हुए अन्य समुदाय के लोग इस पार्टी को समर्थन देते रहे, बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक वोकालिगा समुदाय के साथ जुड़ करके जेडीएस का समर्थन करता रहा, इन सभी ने छोड़ दिया, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो जनता दल वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हो सकता है, उनको समर्थन दे सकता है। वो सब के सब आधार लोगों ने खत्म कर दिए। गोया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मतदाता है, मुद्दों के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जन समस्याओं के समाधान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार विफल है, उसके वजह से जो मायूस लोग हैं वह एकजुट हो रहे हैं, और इनकी एकजुटता सत्तारूढ़ दल के लिए भारी पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी को अपनी कार्यशैली बदलनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि उनकी लोकप्रियता उतनी बनी रहे। अगर आप 2014 से एक ही बात कहते रहेंगे, एक ही तरह का नारा लगाते रहेंगे, तो उस नारे ने आकर्षण खो दिया है, क्योंकि वो नारे और वह आपकी बातें अब लोगों को कन्विंसिंग, तार्किक नहीं लगती हैं। उन नारों को और उन बातों को लोग जमीन पर उतरता हुआ नहीं देख रहे हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि इस कर्नाटक के चुनाव का परिणाम इसी साल होने वाले जो विधानसभा के चुनाव है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस उतनी ही मजबूत है और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का सामना कर रही है, वह इस तरह का संदेश वहां जाए।
बिछ गई सियासी विसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।